दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं राजस्थान के पाली जिले का रहने वाला हूँ। ये कहानी आज से कुछ दिन पहले की है। मैं उस दिन किसी काम से जयपुर गया था। जयपुर में जिस जगह में गया था वहाँ मेरा साला भी रहता है। जब मैं वहाँ पर अपना काम करने के बाद फ्री हुआ तो मैं अपने होटल जा रहा था। उस वक्त मुझे मेरे साले की बीबी रोड पर आती हुई दिखी। उसने मुझे पहचान लिया था और मैंने भी उसे पहचान लिया था। मैं उसके पास गया और उससे नमस्ते की। उसने भी मुझे नमस्ते की और मुझसे पूछने लगी, आप यहाँ कैसे आए और आपने अपने आने का बताया ही नहीं। मैंने उसे बताया, मैं यहाँ पर अपने ऑफिस के काम से आया हूँ और आज और कल मैं जयपुर ही रहूंगा। वो मुझसे कहने लगी, आप हमारे घर चल कर रुके न। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैंने होटल में कमरा बुक करवा लिया था और उसकी पेमेंट भी कर दी है। होटल मुझे मेरी पेमेंट वापस नहीं लौटाएगा, इसलिए मुझे होटल में ही रहना होगा। उसने मुझसे कहा, आप भले 2 दिन में होटल में रुक जाएं, लेकिन दिन में आप हमारे यहाँ आ जाइएगा। उसने बातों ही बातों में मुझे ये भी बताया कि उसका पति यानी मेरा साला भी किसी काम से दिल्ली गया हुआ है और वह भी 2 से 3 दिन बाद ही आएगा। इसलिए उसने मुझसे आग्रह किया है कि आप हमारे यहाँ रुकें। उसने मुझसे बहुत जिद की तो मैंने उससे हाँ कह दिया और कहा कि मैं दिन में आपके यहाँ रुक जाऊंगा। दिन में खाना आपके साथ ही खाऊंगा और दिन का पूरा समय मैं आपके साथ ही रहूंगा। यहाँ मैं आपको मेरे साले की बीबी का नाम बता देना चाहता हूँ। उसका नाम अंजू है और वे दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। उसके भरे भरे बदन को देखकर बहुत से लोगों की आह निकल जाती है। अभी 1 साल पहले ही मेरे साले के साथ अंजू की शादी हुई है। उसके बाद मैं अंजू के साथ उसके घर चला गया। उसके घर पर वो अकेली ही थी। उनका मकान 2 मंजिला था, जिसमें नीचे का मकान उन्होंने एक परिवार को किराए पर दे रखा था। ऊपर के हिस्से में वो दोनों खुद रहते थे। मैं उसके घर जाकर बाहर वाले कमरे में बैठ गया। वह भी मेरे साथ बैठ गई और मेरे साथ बातें करने लगी। कुछ देर तक हम दोनों बातें करते रहे थे। इतने में उसने मुझसे कहा, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वो चाय बनाने चली गई और मैं टीवी चालू करके टीवी देखने लगा। उस दिन टीवी पर राजा हिंदुस्तानी मूवी आ रही थी। मैं मूवी देख रहा था। थोड़ी देर बाद अंजू चाय लेकर आ गई। मैं उसे देखकर एकदम से भौचक्का कर रह गया। अंजू ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। जब वह चाय बनाने गई थी उस वक्त तो वो कयामत लग ही रही थी, मगर वो तो इस वाले कपड़े में और भी अच्छी लग रही थी। यह सब देखकर मैं एकदम मदहोश हो गया और उसे देखता ही रह गया। वह मेरे पास आकर बैठी और उसने मेरे लिए चाय का कप रखा। एक कप खुद के लिए भी सरका लिया। फिर हम दोनों बातें करने लगे। फिर बातें करते करते उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं एकदम से घबरा गया कि ये क्या हुआ। मैं अंजू के पास जाकर बैठ गया। अब अंजू की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने उससे कारण पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उससे जोर देकर पूछा तो वह कहने लगी, मेरे पति का बाहर किसी के साथ चक्कर है। वो रोज शराब पीकर घर आते हैं और खाना खाकर सीधे सो जाते हैं। मैं उसकी तरफ देखता रहा। मुझे तो उन्होंने पिछले 6 महीने से छुआ तक नहीं है। अब मैं समझ गया कि अंजू क्या कहना चाह रही है। शायद उसके खेतों में पानी बहुत दिनों से नहीं पड़ा है और वो काफी सूख गए होंगे। उसके बाद मैंने अंजू से कहा कि आप फिक्र ना करो, मैं हूं ना। मैं आज आपके खेतों में पानी भर दूंगा और अगर आप चाहोगे तो महीने में 1 से 2 बार भी भरने आ जाया करूंगा। अब अंजू के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। फिर अंजू और मैंने मैच खेलना प्रारंभ किया। पहली पारी तो जल्दी समाप्त हो गई, लेकिन आधे घंटे बाद जब दूसरी पारी शुरू हुई तो वो लंबी चली और आज अंजू के खेतों में 2 बार पानी भी दे दिया। उसके बाद अंजू को बहुत अच्छा लगा। फिर वो सब के बाद अंजू खाना बनाने चली गई और मैं कमरे में टीवी सोफे पर लेटकर मूवी देखने लगा। उस दिन अंजू ने मेरे पसंद का खाना बनाया था और दूसरे दिन भी मैंने यही विधवा औरत की मालिश। दोस्तों, ये कहानी है एक 35 साल की विधवा औरत की है जिनके पति अभी 2 साल पहले भगवान को प्यारे हो गए। और आप लोग तो जानते ही है कि इस उम्र में विधवा होना शरीर के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है और अगर औरत सुंदर हो तो और भी परेशानी ज्यादा होती है। पति के मर जाने के बाद सविता आंटी के ऊपर हर किसी ने नजर रखना शुरू कर दिया था और बाहर के लोगों के साथ साथ अब उसके जेठ जी भी अब अपनी वो वाली नजर उस पर रखने लगे थे, जिसको सविता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी, क्योंकि उसके पति के पास बहुत पैसा था और वो सब सविता के ही नाम कर गई थी। इसलिए सविता ने अपनी आबरू को बचाने की खातिर अपनी इकलौते लड़के के साथ अलग रहने लगी
और धीरे धीरे उन्होंने अपने पति का कारोबार भी संभाल लिया था। वैसे तो उनके ऑफिस में भी सभी लोग सविता को घूरा करते थे, लेकिन ऑफिस के लोगों की कभी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, और इस तरह से करीब 7 से 8 महीने गुजर गए थे। लेकिन समय के साथ सविता को अक्सर रात काटना मुश्किल होता जा रहा था और उसका शरीर वो करने के लिए बहुत तरस रहा था। वैसे भी हर शरीर की कुछ अपनी जरूरतें होती है, और अब उसको रह रहकर अपने जेठ जी की वो सब करतूतें याद आती थी, और वो अब मन ही मन सोचती थी कि वो बेकार ही यहाँ पर आ गई। अगर वो अपने उसी घर में रहती तो जेठ जी कम से कम वो सब तो दे देते, और यही सब बातें सोच सोच कर वो अब अपनी आप ही खुद को संतुष्ट कर लेती। लेकिन अब अक्सर उसकी रातें ऐसे ही करवटें बदलते हुए बीत जाती थी, और सविता का लड़का जो अभी 15 साल का था वो पूरी तरह से जवान भी नहीं हो पाया था। लेकिन वो क्या है कि आजकल का माहौल ही कुछ ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, उसके साथ क्या किया जाता है सब कुछ समझते हैं। और वैसे ही उसके मन में भी किसी खूबसूरत लड़की को देखकर ख्याल आता था, और वो भी अक्सर अपने रूम में उस तरह की फिल्में भी लगाकर देख लेते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन रात को सविता बाथरूम में जाने के लिए अपने रूम से निकली तो उसको पास वाले अपने बेटे के रूम से कुछ आवाज आ रही थी। वो पहले तो कुछ देर बाहर खड़ी होकर दरवाजे पर कान लगाकर सुनती रही, और फिर कुछ देर बाद अंदर की आवाज जब और भी तेज होती गई। फिर सविता ने रोशनदान से झांक कर देखा तो अंदर का वो नजारा देखकर बिल्कुल दंग रह गई थी, क्योंकि अंदर उनका बेटा जिसका नाम नरेंद्र था वो टीवी पर उस तरह की फिल्म देख रहा था। अंदर का वो नजारा देखकर सविता के होश उड़ गए। अब वो और भी ज्यादा सोचने लगी थी और उसका दिमाग बिल्कुल भना भना गया। वो झट से उस रोशनदान से नीचे उतारकर बाथरूम में जाकर नहाने लगी। अपना दिमाग शांत करने के लिए सविता अपने बेटे को ऐसा करते देखकर बहुत ज्यादा सोचने लगी। उसके बाद सविता तुरंत नहाकर अपने कमरे में आकर बेड पर जाकर लेट गई, और अब वो अपने बेटे के बारे में सोचने लगी। दोस्तों, उसके बाद तो फिर ये उसका हर रोज का काम हो गया था, इसलिए सविता हर रोज अपने बेटे को वो फिल्म देखते हुए उस रोशनदान से झांक कर देखती, और कुछ ही देर में उसका लड़का मजे लेकर सो जाता। तब वो भी अपने रूम में जाकर सो जाती। उसको ये सब काम करने में अब बहुत मजा आने लगा था, और करीब 20 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। अब सविता ने आखिर बहुत सोच विचार करने के बाद अपने लड़के के साथ वो करने का मन बना लिया था, क्योंकि अब उसने हर एक रिश्ते को ताक पर रख दिया, और अब वो अपने बेटे के साथ तैयार हो गई थी। दोस्तों, अब उसने इसलिए जानबूझकर घर में छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, और अपने ऊपर के 2 बटन को अपने उसकी झलक दिखाने के लिए रखती थी। अब वो अक्सर अपने बेटे को खाना देते वक्त अपनी साड़ी का पल्लू भी जानबूझकर नीचे गिरा देती थी, जिसकी वजह से नरेंद्र का ध्यान उसकी तरफ चला जाता था। फिर यह सब देखकर सविता मन ही मन बहुत खुश होती थी। उसने अपने बेटे को अपने शरीर को दिखाने और उसके दर्शन करवाने में अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो हमेशा अपने घर के कामों के साथ साथ उस काम को भी किया करती। फिर एक दिन कॉलेज की छुट्टी थी और नरेंद्र घर पर ही था, और उस समय सविता नहाने के लिए बाथरूम में गई हुई थी, और वो टॉवल को जानबूझकर अपने रूम में ही छोड़ आई थी। और नहाने के बाद उसने नरेंद्र को आवाज दी, बेटा जरा तुम मुझे वो टॉवल पकड़ा देना, और मैं उसको वहीं पर भूल आई हूँ। नरेंद्र जब टॉवल लेकर आया तो उस समय बाथरूम का दरवाजा हल्का सा भिड़ा हुआ था, और सविता ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसने टॉवल को पकड़ लिया, और फिर उसने बाहर नरेंद्र की तरफ देखा तो वो अब अंदर झांकने को बड़ा बेकरार दिख रहा था। फिर सविता उसकी वो बेकरारी देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन तभी उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया और नरेंद्र अपनी मम्मी के रूम में जाकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद सविता वो टॉवल अपने शरीर पर लपेटकर बाथरूम से बाहर आ गई, और फिर अपने रूम में आने के बाद वो नरेंद्र से बोली कि अरे बेटा, तू यहाँ बैठा है। अपनी मम्मी को नरेंद्र ने पहली बार टॉवल में देखा था, और वो टॉवल भी इतना छोटा था कि उसको साफ नजर आ रहा था। अब सविता भी अपने बेटे को इस तरह से अपनी तरफ घूरकर देखते हुए अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, लेकिन आज उसने कुछ और ही सोच रखा था। और नरेंद्र अब उठकर अपने रूम में जाने को हुआ तो सविता उससे बोली कि बेटा, अब तू यहाँ पर है तो तू जरा सा तेल मेरी पीठ पर लगा दे, आजकल बहुत तकलीफ रहती है। अब नरेंद्र यह बात सुनकर थोड़ा सा घबराने लगा तो सविता बोली, बेटा तू घबरा क्यों रहा है। फिर नरेंद्र ने अपने दोनों हाथों में तेल लगाकर अपनी मम्मी को तेल लगाने लगा।
फिर सविता ने बोला कि नरेंद्र बेटा थोड़ा सा पैरों में भी लगा देना। अब नरेंद्र ने पैरों में तेल लगाया तो उसकी मम्मा ने कहा कि थोड़ा सा उसे दबा भी दें ताकि तेल को शरीर सोख ले। फिर नरेंद्र को थोड़ा शर्माई तो सविता कहने लगी कि बेटा इसमें तू इतना क्यों शर्मा रहा है? जब तू छोटा था तब मैंने भी तो तेरी बहुत बार मालिश की है, और फिर तू तो मेरा राजा तू बेटा है ना, क्या अपनी माँ को तकलीफ में तो देख सकेगा? लेकिन वो अपनी मम्मी के इरादों से पूरी तरह अजान था। अब सविता ने देखा कि अब नरेंद्र की हालत ज्यादा खराब है, तब वो उससे बोली कि बेटा अब बस बहुत हो गया, अब तुम बाहर जाओ। दोस्त वो पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि इस बार नरेंद्र का मूड खराब हो जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से लोहा गर्म देखकर ही उस पर अपना हथौड़ा मारना चाहती थी ताकि चोट अच्छी लगे। अब नरेंद्र अपने रूम में चला गया, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कभी कभी हमारी इच्छाओं के सामने सभी रिश्ते धरे के धरे रह जाते हैं, और ऐसा ही हुआ। उस रात नरेंद्र और सविता ने सब रिश्तों को तार तार कर दिया और अपने तन को पवित्र करने